निकाले बुक्स, वो पेज को फोल्ड कर दो आधा, दो बांटो, दो हिस्सों में बांट दो उसको, बस ऐसी करो जल्दी, फटाफट। और ये याद है क्या? याद है चार्ट, याद है क्या पूरा? पूरा याद है? क्या बात कर रहे हो? नहीं होगा तो नोट्स निकालो, उसके अंदर है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सबसे पहले क्या माइनस करते हैं? क्या? क्या? क्या बचता? इसलिए बोल रहा ना कि नोट्स निकालो, नोट्स में दिया हुआ है, नोट्स में से देख के बोलो भले ही, लेकिन बोलो, करेक्ट बोलो। सबसे पहला अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो पहले पे माइनस करते हैं हम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किससे रिलेटेड होता है? डिबेंचर्स और लोन से। किसे किसे? इनसे रिलेटेड होता है इंटरेस्ट, समझ गया? दूसरा, तो बचता ईबीटी। ईबीटी मींस अर्निंग्स बिफोर, अर्निंग्स बिफोर, जोर से बोलो, वेरी गुड। उसके बाद में माइनस करेंगे हम इसमें से टैक्स। टैक्स किसको जाता? ठीक है। उसके बाद क्या बचता? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। क्या बचा? देखो पहली बार नहीं पढ़ रहे हम ये, ठीक है? हाँ, ध्यान दे दो, लर्न करना है, क्योंकि लर्न कर लेंगे तो काफी सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। तो ईएटी, ईएटी मींस अर्निंग आफ्टर, फिर यहां बनाते हैं हम रिजर्व्स। अब थोड़ा ध्यान से सुनो कि रिजर्व्स के लिए अपन ने लिखा है परसेंटेज ट्रांसफर्ड टू रिजर्व, क्या लिखा है ना? क्या क्या? ये परसेंटेज कंपनी फिक्स करती कब? एओए में, यहाँ पर एओए बोले तो क्या रहता? क्या रहता? ठीक है, ये रहता आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। परसेंटेज पहले से कंपनी मेंशन करती, इवन ये परसेंटेज प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन किया जाता। क्यों? जब कोई कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, तब वो पहले इशू करती प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस में क्लैरिटी देना जरूरी है, किसको? शेयर होल्डर्स को। किसको? मतलब जो प्रोस्पेक्टेड इन्वेस्टर्स हैं उनको क्लैरिटी देना जरूरी है। किस बात की क्लैरिटी देना जरूरी है? कि कंपनी क्या क्या खर्चे रिड्यूस करेंगे और उसके बाद कितना प्रॉफिट रहेगा जो आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इस चीज को लेकर क्लैरिटी देती। तो क्लैरिटी कैसे दी जाएंगी? तो कंपनी पहले ही बता देंगी कि हम कितने रिजर्व्स क्रिएट करने वाले हैं बाय मेंशनिंग द परसेंटेज। तो जैसे मान लो कोई कंपनी ने मेंशन कर दिया कि हम हर साल 20% का सेविंग्स करेंगे। कितना? 20% का, 20% का सेविंग्स ऑफ द टोटल नेट प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट का 20% का हिस्सा हम हर साल रिजर्व्स में ट्रांसफर करेंगे। ये समझा क्या? ऐसा कंपनी ने कहा मेंशन कर दिया? आर्टिकल ऑफ, कहा मेंशन किया? एंड ऑल्सो बिफोर इशूइंग द शेयर्स, बिफोर इशूइंग। क्यों सर बिफोर इशूइंग शेयर्स, तुम बताओ? ये मेंशन बिफोर इशूइंग शेयर्स क्यों करना पड़ता? ऑब्जेक्शन लेंगे। क्यों ऑब्जेक्शन लेंगे? देखो, सुनो इधर, रिजर्व्स के बारे में पहले से मेंशन करना और बाद में मेंशन करना, इसमें क्या अंतर हो जाता? ऐसे लिख कर दिया कहां पर? ए ओ ए में, और बाद में मेंशन किया। बाद में मतलब और पहले मतलब का है के? तो यहाँ पर बीच में इशू ऑफ शेयर्स, तो इशू ऑफ शेयर्स करने से पहले और इशू ऑफ शेयर्स करने के बाद। तो आप रिजर्व्स के बारे में इशू ऑफ शेयर्स करने से पहले मेंशन करके क्या फायदा होता, और इशू ऑफ शेयर्स करने के बाद अगर मेंशन किया तो उसके क्या नेगेटिव एट्रीब्यूट्स है या नेगेटिव इंपैक्ट है। फायदा यह है पहले से मेंशन करने का कि बाद में आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। ऑब्जेक्शन कौन लेगा? शेयर होल्डर्स। क्यों ऑब्जेक्शन लेंगे? ध्यान से सुनो। चार्ट के अकॉर्डिंगली सबसे आखिर में किसको मिलते हैं? शेयर्स को। चाहे फिर वो प्रेफरेंस है या इक्विटी रहे, देखा जाए तो चार्ट के अकॉर्डिंगली सबसे आखिरी में प्रॉफिट किसको मिल रहा? शेयर्स को। देखो नोट्स में दिख रहा, चार्ट में देख लो, चार्ट पूरा कंप्लीट है तुम्हारे पास। तो सीक्वेंशियली अगर देखे तो लास्ट सेकंड नंबर लगता है इक्विटी का और इससे पहले नंबर लगता है प्रेफरेंस का, क्योंकि सरप्लस है। मान लेते कि सरप्लस नहीं है, तो लास्ट नंबर किसका है? इक्विटी का। और उससे पहले किसका है? और उससे पहले क्या है? तो अगर मैं सेविंग्स पहले माइनस कर दूं तो इससे प्रेफरेंस और इक्विटी पे क्या असर होगा? उनको प्रॉफिट कम मिले।
वो समोसे वाला एग्जाम्पल तक कि अगर मैंने 100 समोसे भी लाए तो कम क्यों पड़ जाएंगे, क्योंकि पहले किसी ने ज्यादा खा लिए। समझ आया ना? तो आखिर वाले के लिए बराबर है। तो जैसे मान लो कि शुरुआत में किसी ने 2 की जगह 3 खा लिए, तो आखिरी वालों के इसमें से एक कम हो गया। समझ आया ना? ये कैसे कम हुआ सर? क्योंकि जो फर्स्ट नंबर पे था उसने ज्यादा खा लिए, 3 खा लिए, जबकि खाना चाहिए था उसने खा लिए 3। तो आखिरी वाले के लिए बचेगा कम, एक ही बचेगा। समझ आया? अच्छा, तो वैसे ही कुछ अगर कंपनी ने सेविंग्स की है तो इसका डायरेक्ट असर असर किसके ऊपर होता? शेयर के ऊपर होता। किसके ऊपर? क्यों शेयर के ऊपर? तो जैसे ही आप प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सेविंग्स में ट्रांसफर करते हो उससे हो जाता प्रॉफिट कम। प्रॉफिट कम तो डिविडेंड कम। कल ही बढ़ाया था, प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड ज्यादा, प्रॉफिट कम डिविडेंड कम, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। याद है? पक्का? पक्का बोलो, यस और नो? पॉइंट इज कि अगर सेविंग्स करते हैं पहले तो उससे प्रॉफिट कम हो, मानता नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से कि आप सेविंग्स करोगे। प्रॉब्लम इस बात से है कि इस बारे में पहले से बताना चाहिए था। अब पहले से नहीं बताया तो क्या होगा? पहले से नहीं बताया तो उनके दिमाग में ये चलेगा कि पूरा जो बचेगा आफ्टर टैक्स इसका है। आफ्टर टैक्स पूरा जो भी बचेगा वो किसका है? इसका है। इसका। ये यहाँ पर दिखा टैक्स, और टैक्स के बाद आप क्या कर रहे थे? रिजर्व। तो अगर रिजर्व नहीं है तो डायरेक्टली किसका नंबर लग रहा? तो वो ये समझ के चले, बोले ये कंपनी रिजर्व्स नहीं बनाती, इसका मतलब ये प्रॉफिट में का कुछ हिस्सा सेविंग्स में ट्रांसफर नहीं करती, इसका मतलब जो भी आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बचेगा वो पूरा की पूरा किसका हो जाएगा। ये उनके दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्ट रह जाएगा उनके दिमाग में। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस वजह से पहले से करना पड़ेगा। दूसरी चीज, पहले से मेंशन किया तो कंपनी एक्चुअली रिड्यूस कर सकती है विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। कंपनी रिड्यूस कर सकती है, मतलब सेविंग्स का पैसा उसमें से कम किया जा सकता है फ्रॉम प्रॉफिट्स। क्यों? बताया था और वही किया। समझ आया था ना? देखो, कोई भी इन्वेस्टर की क्या, कोई भी इंडिविजुअल की भी एक्सपेक्टेशन क्या रहती? जो बताया है वही होना, जो नहीं बताया है वो नहीं होना। बताया ना? तो मैंने बताया कि मैं प्रॉफिट में का कुछ हिस्सा सेविंग ट्रांसफर करूंगा और फिर तुमको शेयर्स बेचे, उसके बाद तुमको शेयर्स बेचे। कंडीशन बता दी पहली और फिर शेयर्स बेचे। मैंने कुछ गलत किया है या सही किया? सही किया, कुछ भी गलत नहीं किया, कि बता कर किया। बराबर है। तो जिसको एक्सपेक्ट मतलब जिसको एक्सेप्टेबल थी ये सिचुएशन या कंडीशन, शेयर्स खरीद लिए। ने खरीदे, इट इज डीम्ड कि उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि सेविंग को ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट रिड्यूस होगा, अल्टीमेटली डिविडेंड भी थोड़ा रिड्यूस होके मिलेगा। ये पहले से ही उन्होंने मान लिया, क्योंकि कंपनी ने ये पहले से किया। क्या होगा अगर कंपनी पहले से मेंशन ना करे, या फिर बोलो बाद में मेंशन, ये हो जाएगा सीधा फ्रॉड। क्योंकि बोले आपने पहले से बताया नहीं था हमको कि आप, तो आपने बताया नहीं था तो ये आपकी गलती, आना चाहिए था और फिर हमसे इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर ली। लेकिन अब आपने बिना बताए हमसे इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर ली, तो अब आप वो चीज नहीं। इसके लिए शुरुआत से ही कोई भी कंपनी, दुनिया की कोई भी कंपनी रिजर्व्स पहले से बता देती। कहाँ पर? एओ ए में। वो प्रोस्पेक्टस में भी भूल जाएंगे लेकिन एओए में मेंशन रहेगा कि क्रिएट रिजर्व्स। आया क्या? तो रिजर्व्स का परसेंटेज पहले से मेंशन होता है इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये क्लियर हो गया? तो इस वजह से कंपनी इजीली रिजर्व्स रिड्यूस की जा समझा गया? ओके नहीं? अब इसमें से माइनस और जो बचेगा वो किस? अर्निंग्स लेफ्ट फॉर। लेकिन सर शेयर्स हमने पढ़े हैं दो टाइप के, एक है इक्विटी और दूसरा है प्रेफरेंस। सर बाय नेम इटसेल्फ प्रेफरेंस का मतलब जिसको प्रायोरिटी मिलती है। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? जिसको प्रायोरिटी मिलती। समझ आया क्या? एग्जाम्पल,
चैतन्य और कनेक्ट है तो एक ही क्लास के स्टूडेंट्स, दोनों भी एक ही नेचर के कोर्सेज कर, लेकिन मैंने चैतन्य को ज्यादा प्रेफरेंस और उसके बाद मैं हमेशा कनक को प्रेफरेंस देता। तब क्या हुआ, मैंने इसको प्रायोरिटी दी, इसको प्रायोरिटी कम दी, या फिर बाद में दी, इसके बाद में दी, आ गया। तो प्रायोरिटाइज करते हैं अपन किसको, प्रेफरेंस है इसको, इसके लिए उसका नाम क्या है, प्रेफरेंस। मतलब आई एम गिविंग प्रेफरेंस टू हुम, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और उसके बाद में सबसे आखिर में नंबर किसका लगाते हैं, इक्विटी का। आया क्या, अब एक बात ध्यान, मजेदार वाली बात है, मैंने बताया पहला प्रेफरेंस, फिर को प्रेफरेंस, कनक को। बहुत ध्यान से तुम प्रेफरेंस में उसको डालते हो जो तुम्हारे साथ एडजस्ट करने के लिए ready नहीं है, सोचो। और तुम उसको आखिर में डाल सकते हो जो तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए। प्रायोरिटी किसको देते हो, तो एडजस्ट को प्रायोरिटी देना पड़ता है, मगजमारी हो जाती है उसके साथ, भेजामारी करनी पड़ेगी, क्या को ऐसा नहीं मिला, हमको ऐसा मिला, ये नहीं मिला, फिर डाल इसको प्रायोरिटी, पहले इसका कि ये तो समझदार है, तुम प्रायोरिटी तुम किसको, दार, आखिरी में किसको डालते हैं, दार। समझ गए अब तुम बात का, प्रायोरिटी मिल रही अगर गलती से भी तो वो समझदार, समझ गए तुम क्या हो। वैसे ही प्रेफरेंस और इक्विटी में, इक्विटी वाले हमको समझते हैं, क्यों समझते हैं, वो कौन है, एक घर वाले, याद है। तो अगर लॉस भी हुआ हमारे साथ में खड़े हैं हमेशा, वो ये नहीं बोलते कि हमको पैसा दे, कैपिटल वापस, हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं कोई भी सिचुएशन। इसके लिए हम उनको लास्ट में रख सकते हैं क्योंकि वो हमको समझते हैं। समझ आया अभी। और प्रेफरेंस वाले मतलब हमारे रिश्तेदार, उनको हम समझ, इसके लिए उनको हमारे घर वालों से पहले प्रायोरिटी देनी पड़ती। प्रायोरिटी इज गिवन टू प्रेफरेंसेस, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्रेफरेंस। मतलब those shares which get priority over equities are called as preference। नाम प्रेफरेंस है, वर्ड समझता प्रेफरेंस। सर हमेशा आप चैतन्य को प्रेफरेंस देते तो प्रेफरेंस देते ही नहीं, फिर मैंने उसको समझाया, यार है क्या, हाँ समझ है, चलो बेटा, क्या कैसे समझाना पड़ता, तो समझ में आ गया। अब बोले हाँ ठीक है मैं बहुत समझदार, कनक बोले समझ गया। इक्विटी में कौन जाएगा, कनक। प्रेफरेंस में कौन जा रहा है, बाय नेम इटसेल्फ, preference, those shareholders which get priority over equity shares are called as preference share। फिर से बोलो, those shares which get priority over equity shares are called as, जिसका नंबर पहले लगता वो वीआईपी बोलते हैं, और जिसका नंबर बाद में लगता वो आम आदमी बोलते हैं। तो वीआईपी क्या हो गए, प्रेफरेंस, आम आदमी बेचारा खेल ही रहा। वो क्या है, 15 रुपए किलो कांदा भी खरीद, और 70 और 80 रुपए किलो भी कांदा वही होता है। ऐसा सारी मार किसको पड़ रही, आम आदमी। वो कौन है, इक्विटी। वो क्या कर रहा, समझ के ले रहा, बोले देश बराबर, ऐसा वो समझ के लेता है। और प्रेफरेंस वाले इस बात को समझते का है, इक्विटी प्रेफरेंस समझ, मैंने बेसिक बताया, प्रेफरेंस पहले आते हैं, इक्विटी सबसे आखिर में आते हैं। अब वर्ड आता प्रायोरिटी, प्रायोरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्ड, पकड़ के रखना। प्रेफरेंस को मिलती प्रायोरिटी, प्रेफरेंस शेयर्स गेट व्हाट,
प्रायोरिटी, प्रेफरेंस शेयर्स गेट। अब प्रायोरिटी किस बात में, ये सवाल है। लेकिन ये सवाल का जवाब देने से पहले अपन पहले ईपीआईटी का चार्ट कंप्लीट। तो जो बचा वो किसके लिए बचा था? शेयर होल्डर्स के। सबसे पहले किसको मिला? प्रेफरेंस को मिलता डिविडेंड। क्या मिलता? तो एक प्रायोरिटी क्या मिली? पेमेंट ऑफ बिफोर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड बिफोर। सर कैसे क्या? इसके बाद जो भी बचेगा वो किसका? इक्विटी। क्या क्या आखिर में जो बचा वो किसका? भाई पहले नंबर किसका लगा, फिर नंबर किसका लगा? पहले नंबर किसका लगा? प्रेफरेंस। फिर नंबर किसका लगा? और अगर मैं पूरा चार्ट कंसिडर करता हूँ, सबसे पहले नंबर लगता, फिर नंबर लगता, और फिर नंबर लगता। अपन समझा? पहले आते टैक्स, फिर आते ओन। ओन में भी हायरार्की है। प्रेफरेंस पहले। अब ये तो हमने पढ़ लिया प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब अर्निंग्स के डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड इज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो डिविडेंड पहले किसको मिला? प्रेफरेंस को। आखिर में किसको मिला? पहले किसको मिला? आखिर में किसको मिला? पहले किसको मिला? आखिर में किसको मिला? तो एक प्रायोरिटी तो मिल गई। क्या? पेमेंट ऑफ डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स गेट प्रायोरिटी इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स गेट प्रायोरिटी इन द पेमेंट ऑफ बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। रिपीट करो। प्रेफरेंस शेयर्स गेट प्रायोरिटी इन द पेमेंट ऑफ बिफोर इक्विटी, repeat, preference shares get priority in the payment of dividend before equity shares. Repeat. बिफोर इक्विटी शेयर सबने बोला, बाकी का ठीक है। फिर से, प्रेफरेंस शेयर्स गेट प्रायोरिटी इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर। अब ठीक है, पक्का सुन लिया? बोलो फिर। और एक बार। एक आखिरी बार बस। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी, यही सेम सीक्वेंस, सेम पीआईटी का सीक्वेंस है, वही सेम सीक्वेंस होता है कैपिटल रीपेमेंट के। कैपिटल समझ, मुद्दल, प्रिंसिपल अमाउंट। देखो, डिबेंचर्स जो खरीदता वो कंपनी को लोन देता, लेकिन लोन भी तो क्या है? कैपिटल। बराबर है। अगेन, शेयर्स खरीदने वाले भी सिर्फ कंपनी को ओन्ड कैपिटल देते, लेकिन देते तो क्या है? मैं किस बात की बात? प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड द कंपनी। दो बाय वॉट एवर नेम, वो चाहे डिबेंचर के नाम पे हो, शेयर्स के नाम पर हो, किसी भी नाम पर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात हम किसकी कर रहे हैं समझ गया? हम बात करें कैपिटल की। और मैंने बोला रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। क्या बोला? क्या बोला? पहले नंबर लगता, नंबर लगता, दूसरा नंबर लगता। क्या का तो नंबर लगता कि नहीं लगता इसकी कोई गारंटी नहीं है। इन दोनों की तो भी गारंटी है। क्यों? ये इशू किए जाते फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। समझ आया क्या? ये इशू किए जाते फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। कौन कौन? डिबेंचर और प्रेफरेंस। लेकिन इक्विटी शेयर्स आर परमानेंट कैपिटल, तो उनका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। तो इनका रीपेमेंट आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी
इसके लिए इक्विटी वैसे तो बोल दिया लास्ट में, पर लास्ट में भी उनका नंबर लगेगा कि नहीं पे बहुत बड़ा, इन दोनों पे क्वेश्चन मार्क नहीं। तो यहाँ पर भी प्रायोरिटी मिली क्या? हाँ, किसको मिली? प्रेफरेंस को मिली ओवर। और अगर पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिडर किया तो सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती, फिर मिलती, लेकिन दोनों को भी किसके पहले मिली? प्रायोरिटी इन द पेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर की। तो दूसरी प्रायोरिटी यहाँ पर अपन लिखने वाले थे ना, यही है, ई पेमेंट ऑफ कैपिटल, ई पेमेंट ऑफ, ई पेमेंट ऑफ। सो अगेन, preference shares get priority in the repayment of capital at the time of winding up of the company before equity share। क्या बोला मैंने? बिफोर या एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप? हम लिक्विडेशन की बात करें। लिक्विडेशन मतलब कंपनी हो रही बंद। क्या हो रही? तो बंद करते वक्त लोगों का पैसा वापस करेंगे ना। तो जब पैसा वापस करेंगे तब सबसे पहले नंबर किसका? किसका? डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, उनका नंबर सबसे पहले। उसके बाद नंबर किसका? और गलती से कुछ बच गया तो इक्विटी, वरना क्या? तो दो प्रेफरेंशियल राइट्स है, प्रेफरेंस शेयर्स के थे दो। कौन से? एक डिविडेंड का, एक कैपिटल का। कौन सा? डिविडेंड और डिविडेंड और डिविडेंड और इसका प्रायोरिटी मिलता था किसको? प्रेफरेंस को। ओवर हुम? सिंपल बात समझ आ गई? जिसको थोड़ा सा प्रोसेस कम हुआ, लेक्चर रिपीट देख लेना, वो स्लो ग्रास्प होता है, रिपीट देखना हो जाएगा। ठीक है? ठीक है? तो लिखो अब, होल्ड किया पेज। एक साइड में अमाउंट्स लिखना और दूसरे साइड में ईबीआईटी का चार्ट कॉपी कर लेना बाद में। अमाउंट्स मेरे साथ में लिख, ठीक है? पक्का? रेडी? हाँ, हेडिंग डायरेक्ट। रुपीज 10 लाख। कितने रुपए? 10 लाख। साक्षी, साक्षी को पूछा मैंने। 10 लाख 50 आते के बाद 10 एक के बाद 50 आते, वो 1 लाख होते मैडम। कल कितने के लिए कितने जीरो का? तो कितने हो गए? हो गए। तो 10 लाख रुपए कंपनी ने बनाया मुनाफा, प्रॉफिट, मतलब इसको अपन ने नाम दिया अर्निंग्स। क्या बोला? यहाँ पे पहले एक और बात सुन लो। जब आप ये लिखते हो फर्स्ट टाइम में सबसे ऊपर, तो एक बात और ध्यान रखना, ये कब आया है, कैसे आया है, क्या क्या माइनस करके आया है। तो ये प्रॉफिट आया पहले तो ट्रेडिंग के खर्चे माइनस करने के बाद, एज वेल एज पीएनएल के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा कर माइनस करने के बाद, एंड इवन पीएनएल का खर्चा माइनस करने के बाद। कौन सा बोला? ट्रेडिंग, वो दोनों भी खर्चे माइनस हो चुके हैं। इवन डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिड्यूस्ड एंड ऑल्सो इवन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो रिड्यूस्ड। और जो फाइनली बचा वो क्या है? वो क्या है? ये है प्रॉफिट। समझ आया ना? तो हम जो ईबीआईटी का चार्ट शुरू करते हैं, वो शुरू कहां से होता? आफ्टर पीएनएल, आफ्टर एंड बिफोर बैलेंस शीट, आफ्टर एंड बिफोर। क्लियर? बता दूंगा प्रूफ पढ़ते पढ़ते। 10 लाख रुपीस पहले लिख दिया, तो जल्दी। तो ये 10 लाख रुपए क्या है मैं बता रहा हूं। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या है?
अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है क्या, 10 लाख रुपए, EBIT, वो नहीं लिखना है तुमको अभी। चार्ट तुम बाद में कॉपी करेंगे, तुम सिर्फ अमाउंट्स लिखेंगे अभी मेरे से। ध्यान दो, ऊपर ऊपर ध्यान दो बोर्ड पे उधर, और या तो पूरा ही कॉपी बाद में कर ले। पेन्स डाउन, बिल्कुल पेन हाथ में नीचे, ध्यान देना, गौर फरमाना, एक ही बार बताऊंगा क्यों। 10 लाख, 10 लाख क्या है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड, सबसे पहले क्या माइनस करेंगे। मान लो उस साल मुझे इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ रहा 1 लाख रुपए, कितने पे कितना, 1 लाख रुपए, कितने बचे, कितने बचे, इस 9 लाख को मैं बुलाता हूँ EBT, ये आय गायब हो गया ना, आई फॉर, टी फॉर इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट, टी फॉर टैक्स, कुछ लोग बोल रहे टी फॉर इंटरेस्ट, आई फॉर टैक्स, फिर तो ये हो गया ए फॉर जेब्रा और जेड फॉर एप्पल, होता क्या ऐसा, फिर वही तो बता रहा हूँ, EBT दैट इज अर्निंग्स बिफोर, से क्या माइनस करूँ। अब मान लो सरकार जो है अच्छी सरकार है, तो टैक्स होने लगा है डायरेक्ट 50% का ना, 50% टैक्स बचे, 4.5 लाख रुपए बचे, ये ठीक है, माइनस, अब क्या बचा, रिजर्व्स। तो मैंने एज अ कंपनी ये डिसाइड किया कि हर साल हम 20% बचाएंगे, कितना, काय का 20%, प्रॉफिट का 20% हम करेंगे रिजर्व, क्या करेंगे, इसके लिए लिखा था परसेंटेज ट्रांसफर टू रिजर्व, परसेंटेज, कितना परसेंटेज, 20% ऑफ वर्ड जो बचेगा यहाँ पर वो, समझ गया क्या, मैं बताता ना क्या बचा था, ये बचा था आपका EAT, अर्निंग्स आफ्टर अर्निंग्स, ठीक है, पक्का, ट्विस्ट, टेक्निकली जो ये बचा है, ये वाला तेरा, कितना बचा है, 4,50,000 है बे, कौन है 45 लाख, 4,50,000 बचा, अर्निंग्स आफ्टर, तो टेक्निकली ये जो बचा है ये डायरेक्टली मिल जाना चाहिए था इसको, इन द नेम ऑफ, द नेम ऑफ, बराबर, मिल जाना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने क्या मेंशन किया हुआ है, कहां पर, AOA में कंपनी ने किया था कि कंपनी अपने लिए भी पैसा बचाएंगी हर साल, ये कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया था एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तब जब कंपनी बनी थी, तभी जब AOA बना था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तभी कंपनी ने मेंशन कर दिया था कि हर साल हम एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो इसमें से माइनस करके सेविंग्स को डालेंगे, कितना अमाउंट डालेंगे हमने डिसाइड किया था 20% रिजर्व करें, पक्की बात, ओके, कितना बचा, 3,60,000, बच गया ये, पक्का, ये क्या बचा, अर्निंग्स फॉर शेयर होल्डर, और इसको आपके EBIT के चार्ट में लिखा हुआ है अर्निंग्स लेफ्ट फॉर शेयर होल्डर, क्या, क्या पहुंचेंगे यहाँ तक, हम नंबर किसका लगाओ बताओ, किसका, ये भैया, यहाँ पर हम माइनस करें प्रेफरेंस का डिविडेंड, क्या माइनस करेंगे, अब पॉइंट, प्रेफरेंस का डिविडेंड बोले तो क्या, प्रेफरेंस को डिविडेंड 3 तरीकों से मिलते बोले, लेकिन तीनों तरीकों में एक वर्ड कॉमन है, वर्ड है फिक्स्ड, क्या कॉमन है, फिक्स का मतलब समझ, स्टेबल, फिक्स्ड, पक्का, इतना, फिक्स्ड, ये तीन ही, फिक्स्ड क्या, दो में परसेंटेज और एक में अमाउंट, क्या बोला,
परसेंटेज काय का, तो पहला परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो बचा है वो। दूसरा, परसेंटेज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बाय मतलब जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया था उसका कुछ परसेंटेज। एक मैंने बोला प्रॉफिट का परसेंटेज, तब जो यहां पर बचा है 3,60,000, इसके ऊपर डायरेक्ट कैलकुलेशन क्या क्या। और नहीं तो फिर जो जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था कंपनी में उसका कुछ परसेंट। और तीसरा, एक फिक्स्ड अमाउंट, तो मान लो फिक्स्ड अमाउंट 40,000। समझ आया क्या? हाँ, कितना बोला फिक्स्ड अमाउंट? कितना बोला? पक्का? तो अभी के लिए मैं ये कंसिडर करूंगा कि कंपनी ने प्रेफरेंस को प्रॉमिस किया था कि उनको अगर प्रॉफिट हुआ तो 40,000 रुपीज मिलेगा एज डिविडेंड। क्या मिलेगा एज? कर देते क्या? ऐसे कर दिया, क्या बचा? 3,20,000। अब ये 3,20,000 का है टेक्निकली। जब बात करते इक्विटी की, तो उनके भी केस में दो केस है, दो तरीके हैं जिससे वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट। एक, डायरेक्टली जितना बचा उतना पूरा बांट दो, मतलब 3,20,000 बचा, पूरा की पूरा डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। मान लो इस कंपनी ने 1,00,000 शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो 3,20,000 को डायरेक्टली हम डिवाइड करेंगे 1,00,000 रुपीज से, जो आएगा 3.2 रुपीज। क्या क्या? 0.2। था कि नहीं समझा? तो 3.2 पैसे पर शेयर, 3.2 रुपीज पर शेयर, क्योंकि डिवाइड टोटल नंबर ऑफ शेयर से किया ना आपने। एक हो गई मेथड डायरेक्ट। दूसरी मेथड हो गई एवरेज प्रॉफिट। क्या बोला? बोले गए सालों में जितने डिस्ट्रीब्यूशन किया था उसका एवरेज। तो बोले गए 3 साल में पहले साल 15 किया था, दूसरे साल 12 किया था, और तीसरे साल 13 किया था। टोटल कितनी हुई? टोटल बताओ जल्दी। पक्की बात? 40 डिवाइड बाय 3 क्या होता? क्या टाइम लगा? छोड़ो, इजी। एक साल किया 10, दूसरे साल किया 12, तीसरे साल किया 8। कितना हो गया? 30। 30 डिवाइड बाय 3, एवरेज कितना आया? ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। 3 साल का एवरेज निकालेंगे और 10% अपना, उस हिसाब से हम इस अमाउंट का 10% किस है क्या? पक्का? अगर है अभी, इसमें भी दो चीजें बताओ। 3,20,000 बांटता हूं अगर पूरे, तो डिविडेंड ज्यादा मिल रहा। और वही अगर 10% बांटता हूँ, सिर्फ 32,000 मिल रहा। प्रेफरेंस से भी कम। प्रेफरेंस को कितना दिया था? 40। अमाउंट फिक्स था, लेकिन यहाँ पर हमने परसेंटेज फिक्स किया। ऐसे एवरेज निकाल, एवरेज कितना आया? 10। और जैसे एवरेज 10 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? 32,000 विल बी द डिविडेंड, द इक्विटी। हो गया था अपना 3,20,000 को अगर डायरेक्टली डिवाइड करूँ 1,00,000 शेयर, क्या होता? 0.2 रुपीज पर शेयर, करेक्ट। लेकिन अगर 10% का डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 3,20,000 टू 10% आता 1,000 आया, और इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा। आएगा जल्दी बोलो।
जीरो पॉइंट समथिंग समथिंग आया, राइट। ये कितना है, 3 रुपए 2 पैसे, और इसमें कितना आएगा, 0.0 समथिंग। आया क्या कुछ, कि आप मेथड चेंज कर दो तो आपका डिविडेंड का अमाउंट भी बदल जाएगा। तो मेथड अडॉप्ट करोगे तो आपको आर्टिकल हमको लिखना डिटेल नहीं है, तो आपको ज्यादा चीट नहीं करना। आप सीधा क्या याद रख सकते हो, अगर वो फॉर्मूला जो आपके बुक में लिखा हो वो मुझे जस्टिफाई करना है, तो मुझे ये करना पड़ेगा कि तभी जाकर सरप्लस बचेगा ना। देखो मैं बताता हूँ, अमाउंट याद हो गई, 32,000 और 3,20,000। कितना बचा, 1,20,000 ये हो गया रिमेनिंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कितना बांट रहे हैं उनको, बराबर 10% कितना होता, 32,000 बांटने के बाद कितना बचा, 2,88,000 का टाइम, 2,88,000 8,000 क्या, ये हो गया आपका, क्या हो गया वो, पक्की बात, देखो पहुंचेगा यहाँ तक के पक्का है, कुछ ताकत थोड़ी सी, सरप्लस समझ है। चलो, तो सरप्लस, सरप्लस में क्या होता है, ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, बहुत इजी, कोई कॉम्प्लिकेटेड। सरप्लस कैसे आया ये तो समझ गया। अब सरप्लस में दो चीजें, दो ही है, और बहुत इजी टू, एक एओए में सरप्लस को लेकर कुछ नहीं लिखा है, और दूसरा एओए में सरप्लस को लेकर एक नाम लिख दिया गया है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बोला मैंने, देखो, या तो एओए में सरप्लस के बारे में समझा क्या, और या तो एओए में सरप्लस के बारे में लिखा है, क्या लिखा है, तो अगर लिखा है तो ये होगा, तब ये सरप्लस किसको मिलेगा, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ये कौन सा है, चेक कर लो प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स, टाइप्स में एक टाइप मिलेगा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस, और मैंने वो टाइप भी एक्चुअली पढ़ा दिया, टेक्निकली एक्सप्लेन हो गया वैसे, बट पढ़ना बाकी रहे ऑब्वियसली, मिला। लेकिन कब, जब आर्टिकल में ऐसा हो और कंपनी ने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स नाम के शेयर्स इशू किए होंगे, तो ही ये सरप्लस का अधिकार उनको मिल पाएगा, वरना ये एक बात। सर मान लो घड़ी भर के लिए कंपनी ने आर्टिकल में कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो फिर ये सरप्लस कंपनी का हो जाएगा, नहीं, ये सरप्लस का सीधा अधिकार है इक्विटी शेयर्स का। इसका एक और बात, सरप्लस कैसे बचा समझा, पूरा ईबीआईटी कैलकुलेशन करने के बाद में सरप्लस बचता, राइट। तब सबको बांटने के बाद भी अगर कुछ बच गया, सबको बोले तो इवन इक्विटीज को बांटने के बाद भी अगर कुछ बच गया, तो उसको हम बोलते हैं सरप्लस, ठीक है, ज्यादा का। तो ये ज्यादा का अगर पहले से प्रॉमिस किया हुआ है किसी को, तो उसको देना पड़ेगा, तब ये हो गया। लेकिन अगर प्रॉमिस नहीं किया हुआ है, तो ये अधिकार किसका है, जैसे मेरा बर्थडे था, मानसी है ना, बर्थडे के केक को बड़ा घूर घूर के देख रही, तो मैंने मानसी को बोला, देख बेटा, घूर मत केक को, केक आखिरी में अगर जो भी बचेगा, ज्यादा बचेगा कम बचेगा, वो पूरा तेरा का, पूरा की पूरा केक तू लेके जा घर, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, प्रॉमिस कर दिया। आखिर में आधा केक बच गया, इसका हो गया पूरा सरप्लस, किसका, लेकिन मानसी घूरे जा रही, और मानसी को डांट लगा दी, ओए घूर मत, केक मेरा है, अच्छा, और उसको कोई प्रोमिस नहीं, फिर अगर केक आधा बच जाता है तो बच गया क्या,
If promised, then you have to pay to that particular person, and if not promised, then you can keep it for yourself. तो इक्विटी वालों का अधिकार कब बनता है? जब कुछ भी आर्टिकल्स में लिखा ना हो इस बारे में, और अगर आपने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स नाम के शेयर्स इशू किए हैं, बेचे हैं, तो सरप्लस बचने के बाद पूरा सरप्लस उनको दिया। क्लियर हुआ? पहले सबसे पहले अमाउंट कॉपी कर लो, सिर्फ अमाउंट कॉपी करना पहले, और उसके बाद बाजू में ईपीआईटी का चार्ट एग्जैक्टली हर अमाउंट के बाजू में प्रॉपरली लिखना हर चीज। ठीक है, कॉपी करो। सब लोग पहुंच जाओ जल्दी से यहाँ तक के ईएटी तक, जल्दी करो। शेयर्स फीचर्स देखो, फीचर्स फीचर्स, उसमें एक फीचर मिलेगा, नहीं, फीचर मिलेगा राइट इन सरप्लस प्रॉफिट्स। मिला क्या? सरप्लस प्रॉफिट का अधिकार कहीं तो लिखा होगा। ये क्या बात कर रहे 17 पेज नंबर का नो प्रेफरेंशियल राइट वाला जो पैराग्राफ है, जो कंटिन्यू हुआ है पेज नंबर 18 पर, सिमिलरली वहां पर लिखा हुआ है फर्दर इफ नो सरप्लस इज अवेलेबल इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट एनीथिंग। बट अगर सरप्लस अवेलेबल होता है तो फिर वो किसका अधिकार है? शेयर होल्डर्स। और एक बताता, देखो एक वो सेंटेंस तो है ही, इन बिटवीन थियोरी पढ़ते वक्त आएगा वो, डेफिनेटली। सरप्लस के बारे में पढ़ाया है ना, डेफिनेटली लिखा है सरप्लस के बारे में। जैसे ही आएगा तब अपन ऑनलाइन भी कर लेंगे उसको और स्टार मार्क भी कर लेंगे, ताकि वो जल्दी मिल जाए बाद में कभी। अभी के लिए इसको आगे बढ़, ठीक है। लेकिन तुमको पॉइंट समझा क्या? पक्का? तो प्रॉब्लम है यहाँ पर? आप धन्यवाद जा सकते हैं। और मंदिर आते तब क्या करना चाहिए? बेल आइकन दबाना। क्लास एक मंदिर जरूर है।